हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के जोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी राजेसी कोटा क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो में हम माइक्रो एंड मेगा एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। So there are three patterns of evolution। यहाँ पर हम बात करें तो जो तीन पैटर्न हैं वो है माइक्रो एंड मेगा एवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन के अंतर्गत हम जानते हैं कि यह स्पीशीज लेवल या उससे नीचे की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर संपन्न होता है, यानी कि स्पीशीज और उससे बिलो यानी कि सब स्पीशीज एंड क्लाइंस एक्सेट्रा। और इसमें एनवायरनमेंट का रोल बहुत कम होता है, जो कि मैक्रो एवोल्यूशन एट द लेवल ऑफ स्पीशीज एंड अबव मीन्स इसमें जीनस फैमिली या ऑर्डर का एस्टेब्लिशमेंट होता है और इसमें एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जबकि मेगा एवोल्यूशन अकर्स एट द लेवल ऑफ क्लास एंड फाइलम और इसमें भी एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले गोल्डश्मिट ने एवोल्यूशन को दो भाग में मैक्रो एवोल्यूशन में डिवाइड किया था और उसके बाद सिम्पसन ने 1953 में मेगा एवोल्यूशन टर्म इसमें ऐड किया। यानी कि शुरुआत में एवोल्यूशन को दो ही भागों में बांटा गया था, माइक्रो एंड मैक्रो, बाद में मेगा एवोल्यूशन टर्म ऐड किया गया। सबसे पहले हम बात करें माइक्रो इवोल्यूशन की, तो माइक्रो इवोल्यूशन सिक्वेंशियल होता है, यानी कि ये रैंडम फ्लक्चुएशंस के कारण होता है और जो कि डायरेक्शनल नहीं होते हैं, मीन्स दे आर रैंडम फ्लक्चुएशंस, द वेरिएशंस आर रैंडम एंड नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। दूसरा ये डाइवर्जेंट होता है, जब चेंजेस जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं और दे अकर इन क्यूमुलेटिव डायरेक्शन, यानी कि विशेष पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्यूमुलेट होते हैं। यानी कि ये दो तरह से हो सकता है, सिक्वेंशियल और डाइवर्जेंट। सिक्वेंशियल में रैंडम फ्लक्चुएशंस होते हैं जो कि डायरेक्शनल नहीं होते हैं, और डाइवर्जेंट जब होता है तो डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं किसी पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव डायरेक्शन में। माइक्रो इवोल्यूशन के लिए जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं रिकॉम्बिनेशन, माइक्रोम्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड माइग्रेशन। यानी कि ये वही सारे फोर्सेस हैं जो कि वेरिएशंस लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वेरिएशंस जब होगा तभी इवोल्यूशन होगा। सो देयर आर 5 माइक्रो इवोल्यूशनरी फोर्सेस, और यहाँ पर माइक्रो म्यूटेशन स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि जो म्यूटेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, माइक्रो लेवल के होते हैं। दैट इज वी कैन से एट द लेवल 10⁻⁻⁶, which indicated by micro, यानी कि very little mutations are there। और ये जो दोनों माइक्रो एवोल्यूशनरी, पांचों जो माइक्रो एवोल्यूशनरी फोर्सेज, इनके ऊपर बाद में जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है। देन द मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, इसके अंतर्गत जैसे हम बात करें सक्सेशनल और डाइवर्जेंट। सक्सेशनल का मतलब होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन होती है वो एक न्यू पॉपुलेशन द्वारा रिप्लेस हो जाती है, यानी कि एक के स्थान पर दूसरा, तो दूसरा पॉपुलेशन बन जाता है तो पहला वाला गायब हो जाता है, यानी कि पहली पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो गई है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंस। जबकि डाइवर्जेंट में क्या होगा कि यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा पेरेंट पॉपुलेशन का, दो या दो से अधिक पॉपुलेशंस में,
और जब स्प्लिट हो जाता है तो उसके बाद जो एडिशनल फैक्टर आइसोलेशन है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसमें एक पॉपुलेशन से दो या दो से अधिक पॉपुलेशन बनती है डाइवर्जेंट में, जबकि सबसेशनल में एक ही बनती है पैरेंट पॉपुलेशन के स्थान पर ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन बन जाती है। एग्जाम्पल जो माइक्रो एवोल्यूशन के हैं वो रोग ने सबसे पहले इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बताया वो था सी अर्चिन का, जिसे माइक्रेस्टर कहते हैं। माइक्रेस्टर यहाँ पर एक जीनस है। इसकी स्पीशीज कॉर्बोविस जो कि कॉरेंग्विनम में चेंज हो गई। अब इसमें चेंजेस क्या हुए एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में? वो चेंजेस थे उसकी शेप ऑफ टेस्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल ओपनिंग में एंड द फॉर्म ऑफ अम्बुलेक्रा में। सो दीज चेंजेस convert the one species Corbovis into the another species Corynguinum. Thus, macroevolution is a continuous and gradual change, and the natural selection and geographical isolation acts on these gradual changes, and then the small variations accumulate to produce morphological and physiological changes. तो ये कुछ फैक्ट्स और कंसेप्ट है जो कि माइक्रो इवोल्यूशन से रिलेटेड थे। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल सी अर्चिन का है, जिसमें जीनस माइक्रेस्टर की कॉर्बोविस स्पीशीज कॉरेंग्विनम स्पीशीज में कन्वर्ट होती है। दूसरा अगर हम बात करें माइक्रो एवोल्यूशन के बारे में तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। जब हम एडेप्टिव रेडिएशन टर्म का यूज़ मैक्रो एवोल्यूशन को समझाने के लिए करते हैं, यह बात अपने आप ही आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि आप लोग एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में जानते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? लेट अस डिस्कस अबाउट इट। Macroevolution is the evolution which results in the production of new adaptive types through a process of population fragmentation and genetic divergence। यानी कि इसके अंदर न्यू एडेप्टिव टाइप्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? यहाँ पर दो प्रोसेस होती है मेनली। पॉपुलेशन पहले फ्रेगमेंट होगी, उसके बाद जेनेटिकली डाइवर्स होती है और वो न्यू एडेप्टिव टाइप्स को बनाती है। एंड यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पर जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस काम करते हैं वो है सडन म्यूटेशन ऑफ लार्ज साइज, दैट इज नोन एज मैक्रो म्यूटेशन। जबकि माइक्रो एवोल्यूशन जब पढ़ रहे थे तो माइक्रो म्यूटेशन हो रहे थे, छोटे साइज के लिटिल म्यूटेशन। यहाँ पर क्या है? लार्ज साइज सडन म्यूटेशन, दैट इज नोन एज मैक्रो म्यूटेशन। क्या मैकेनिज्म होगा मैक्रो एवोल्यूशन का, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैक्रो एवोल्यूशन अकर्स ऑन द पॉपुलेशन विच हैव एंटर्ड अ न्यू अडेप्टिव जोन। यानी कि मैक्रो एवोल्यूशन उस पॉपुलेशन पर हम स्टडी करते हैं जो कि न्यू अडेप्टिव जोन में एंटर होती है। इसके बाद मैक्रो एवोल्यूशन रिजल्ट्स इन इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। इसके अंतर्गत प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन डिवाइड होकर सेवरल डायरेक्शंस में अपने डिसेंडेंट्स पॉपुलेशन बनाती हैं, जो कि एक्वायर करते हैं स्पेशल एडेप्टेशंस। तो यहाँ पर एक स्थान से डाइवर्ज होकर अलग अलग दिशाओं में ये जाते हैं पॉपुलेशंस और वहाँ पर स्पेशल एडेप्टेशंस एक्वायर करते हैं। उसके बाद जब मैक्रो एवोल्यूशन होता है तो अधिकांशतः ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जो कि फाइनली एक्सटिंक्शन में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया न्यू एडेप्टिव जोन्स में तो जो और स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स होती है वो वहाँ पर न्यू एडेप्टिव जोन में सर्वाइव नहीं कर पाती है, जिसका हम सामान्यतः कह सकते हैं कि डायनासोर्स जो कि ओवर स्पेशलाइज्ड थे वो कुछ समय तक वहाँ पर डोमिनेंट रहने के बाद में सर्वाइव नहीं कर पाए। मैक्रो एवोल्यूशन ऑपरेट्स अबाउ द स्पीशीज लेवल। ये स्पीशीज लेवल के ऊपर काम करता है और जिसमें नए जनरा, फैमिली और ऑर्डर का निर्माण होता है। एंड द adaptive modification in each subpopulation have a cumulative effect
एंड आर देयर फॉर डायरेक्शनल, और इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, और वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट दर्शाते हैं, जिससे कि एडेप्टेशन होते हैं न्यू एडेप्टिव जोन के लिए। तो मैक्रो एवोल्यूशन में नए जनरा, फैमिली या ऑर्डर का निर्माण होता है, जिसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एम्फीबियंस फ्रॉम अर्लीस्ट एम्फीबियन, यानी कि एक एम्फीबियन स्टॉक से कई सारे एम्फीबियंस का बनना। ठीक है, तो एम्फीबिया के अलग अलग ऑर्डर्स का बनना और फिर उसमें फैमिलीज का बनना, वो एडेप्टिव रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट रेप्टाइल्स फ्रॉम अर्लीस्ट रेप्टाइल्स, यानी कि जो ऑल लिविंग एंड फॉसिल ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स हैं वो कॉटिलोसॉर, जो कि एक स्टॉक रेप्टाइल है, उससे ही बने हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रिमिटिव रेप्टाइल से कई सारे ऑर्डर्स और फैमिलीज का निर्माण हुआ। द एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स रिप्रेजेंट रेडिएटिंग ऑफशूट फ्रॉम द बेसिक एनेप्सिड स्टॉक, resulting in the formation of order and family and so on. Then एक और एग्जाम्पल है, that is evolution of horse family, that is equidae। इसके अंतर्गत जो हॉर्स होता है वो लार्ज साइज होता है, जिसकी ग्रेजिंग हैबिट्स होती है, कुक्ड फीट होती है। ये किससे डेवलप हुआ है? हायरेकोथेरियम, जो कि स्मॉल साइज और ब्राउजिंग हैबिट के तथा पैडेड हैबिट के साथ था, and it represents the gradual change in the structure of teeth, limb and hoof। तो इस प्रकार कई सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मैक्रो एवोल्यूशन के दर्शाते हैं, जिसके अंतर्गत नए जेनेरा, फैमिली और ऑर्डर का निर्माण होता है। नेक्स्ट, the term is mega evolution, that is given by Simpson, and then mega evolution, we can understand that mega evolution is the evolution of new types of biological organization, यानी कि इसमें नया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। जैसे इसके परिणाम स्वरूप नए क्लास और फाइला का निर्माण होता है, और जैसे हमने कई क्लासेस और फाइला के बारे में पढ़ा है कि ये क्लास पुरानी ग्रुप से डेवलप हुई है, ये फाइलम पुराने फाइलम से डेवलप हुआ है, या इसका ऑरिजिन इस क्लास से हुआ है और इस फाइलम से हुआ है। All the phyla and most of the classes of microorganisms, plants and animals represent their separate organization and are produced as a result of mega evolution। जैसे हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में जब बात करेंगे कि a group of individuals of parental stock develop certain specialized pre-adaptations, यानी कि जो स्टॉक पॉपुलेशन होगी उसमें कुछ प्री एडेप्टेशंस डेवलप होते हैं, विच इनेबल देम टू एंटर द न्यू जोन। पहले से ही कुछ एडेप्टेशंस डेवलप होंगे एंड स्टार्ट रेडिएटिंग टू ऑल द अवेलेबल हैबिटेट, जो कि नए हैबिटेट को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं। देयर बाय डेवलपिंग मोर स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन, और वहाँ पर एडेप्टेशंस बाद में भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोस्ट एडेप्टेशन। कुछ एडेप्टेशंस पहले से ही हो जाते हैं नए जोन के लिए, और कुछ एडेप्टेशन नए जोन में जाने के बाद। जो पहले से हो जाते हैं उनको प्री एडेप्टेशन बोलेंगे, जो नए जोन में जाने के बाद होते हैं उनको पोस्ट एडेप्टेशन बोलते हैं। एंड द न्यू जोन यू कैन से इज कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ कंपटीशन, वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है जब नए जोन में जाते हैं। तो जो नए जोन में जब जाते हैं पॉपुलेशन, तो वहाँ फ्लरिश करते हैं, तेजी से डेवलप होते हैं। एंड द मेगा एवोल्यूशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एडेप्टिव रेडिएशन, that is we know that it is known as macro evolution, यानी कि मेगा एवोल्यूशन के बाद मैक्रो एवोल्यूशन ज़रूर होता है। मेगा एवोल्यूशन जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एम्फीबियंस की ओरिजिन फिश से हुई है, तो ये मेगा एवोल्यूशन है। फिश एक क्लास है और उससे एक नई क्लास का ओरिजिन हो रहा है एम्फीबियंस, दैट इज़ मेगा एवोल्यूशन। लेकिन इसके बाद एम्फीबियंस में कई सारे ऑर्डर्स और फैमिलीज बनेंगे एक प्रिमिटिव एम्फीबियंस से, वो क्या होगा, वो मैक्रो एवोल्यूशन होगा। एम्फीबियंस का ओरिजिन फिश से मेगा एवोल्यूशन, लेकिन एम्फीबियंस में डाइवर्जेंस जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो एवोल्यूशन। तो मेगा एवोल्यूशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय मैक्रो एवोल्यूशन, कि मेगा एवोल्यूशन होने के बाद मैक्रो एवोल्यूशन जरूर। इसी तरह रेप्टाइल्स एम्फीबियंस से डेवलप हुए, यहाँ पर क्या चेंजेस हुए मेनली,
यहाँ पर जो दो मेन चेंजेस थे, पहला था डेवलपमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी कि उनके अंदर स्केल्स, प्लेट्स और स्क्यूट्स डेवलप हुए रेप्टाइल्स में, जो कि उनको सूखने से यानी डेसिकेशन से बचाते थे, लैंड पर या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ड्राई होने से बचाते हैं। दूसरा, अपीयरेंस ऑफ लार्ज क्लिडोइक एग्स, ये भी वही है, लार्ज क्लिडोइक एग्स टेरेस्ट्रियल लाइफ का एडेप्टेशन है, जिसमें कि यंग वंस डेवलप होते हैं लैंड के ऊपर, जबकि जब एम्फीबियंस थे वो पानी के आसपास या पानी में रहते थे, तो उन्हें एक्सोस्केलेटन या क्लिडोइक एग्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह ओरिजिन ऑफ बर्ड्स जब रेप्टाइल से होता है, वहाँ पर अपीयरेंस ऑफ विंग्स उनको नए एरियल जोन में इन्वेजन की लायक बनाता है, यानी कि वो नए एडेप्टिव जोन को एक्सप्लोर कर पाते हैं ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ विंग्स। इसी प्रकार ओरिजिन ऑफ मैमल्स जब सिनेप्सिड रेप्टाइल्स से हुआ, जो कि थेराप्सिडा ग्रुप का होते हैं। इन थेराप्सिड ग्रुप द मेन प्री एडेप्टेशन, जो वहाँ पर जो मेन प्री एडेप्टेशन थेराप्सिड ग्रुप में हुआ, वो ये हुआ कि जो क्वाड्रेट और आर्टिकुलर बोन्स थी वो फ्री हो गई फ्रॉम जॉ आर्टिकुलेशन, यानी कि जॉ आर्टिकुलेशन से ये आर्टिकुलेट बोन और क्वाड्रेट बोन फ्री हो गए, एंड वो किस में कन्वर्ट हो गए, ईयर ऑसिकल्स में, जिससे दो चीज़ें यहाँ पर प्लस पॉइंट हुए, इम्प्रूव हियरिंग, ईयर ऑसिकल्स की वजह से हियरिंग इम्प्रूव हुई, एंड देन स्ट्रेंथन ऑफ जॉ। तो ये प्री एडेप्टेशन थे मैमलियन ऑफशूट की तरफ, क्योंकि मैमल्स जो हैं वो इन दो कैरेक्टर्स को रखते हैं, इम्प्रूव हियरिंग एंड स्ट्रेंथन जॉ। So these are the examples of mega evolution, यानी कि development of class and phyla. So thank you very much for patience listening, and hope you have enjoyed this video.